फ्रेंड्स, एस केमिस्ट्री चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम रेडियस रेशियो रूल अप्लाई करके डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, हमने यूनिट सेल पढ़ी। 2 टाइप की यूनिट सेल थी। कौन कौन सी? प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। प्रीमिटिव यानी सिंपल यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। और नॉन प्रीमिटिव जिसमें कॉर्नर के साथ साथ अदर कोई भी पोजीशन है उसके अंदर भी क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, दैट इज नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रीमेटिव में आपकी फेस सेंटर पर, आपने फेस के सेंटर पे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। फिर आपने बॉडी सेंटर पढ़ा, बॉडी के सेंटर में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। फिर हमने पढ़ा एज सेंटर, एज के सेंटर पे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो अब देखो, ये जो टोटल स्पेस है किसी भी यूनिट सेल का, इसके टोटल पार्ट का कितना पार्ट जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसे हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। तो कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled with पार्टिकल से जो फिल्ड होता है उसके टोटल स्पेस की जो परसेंटेज है उसको क्या कहते हैं हम? इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर? पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम? अलग अलग यूनिट सेल में, जैसे सिंपल यूनिट सेल में फेस जो है आपकी एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हम निकालते हैं। ठीक है, ये एक यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल। तो अब देखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब अगर हम इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम निकाल लें और उसमें से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वॉल्यूम भी निकाल लें, है ना, तो टोटल स्पेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने कितना स्पेस फिल्ड कर ले रखा है वो निकाल लें, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना सामने, ऐसे नहीं होता एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या होता है? ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, ऐसे। ये सामने का फेस अगर मैं दिखाई देगा आपको तो इस तरह से दिखाई देगा। ये जो मैं सामने का बना रही हूँ ना यहाँ पे, तो ये ऐसे दिखाई देता है क्योंकि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होते हैं आपस में। क्लियर? अब ये जो है, इस लेंथ को हम बोलते हैं ए। क्या होती है? ए, एक्सियल लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर इसको यानी कि ये टोटल क्या होगी आपकी? ए। और ये इसको मैं आर लिख सकती हूँ कि इसकी रेडियस होगी स्फीयर की, और यहाँ पे भी ये आर हो गई। तो क्या मैं ए को क्या लिख सकती हूँ? 2r लिख सकती हूँ। ए एक्सियल लेंथ क्या होगी? 2r के इक्वल होगी। अब मैं इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है भाई? लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, यानी कि ए क्यूब, तीनों इक्वल होती हैं क्यूब के अंदर। तो ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है? 2r, तो इसका क्यूब, तो कितना आ गया? 8r क्यूब। तो इस क्यूब का वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया। अब हम इन स्फीयर्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे टोटल। अब देखो, एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा? स्फीयर वॉल्यूम, स्फीयर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आर यहाँ पे हमने क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर? अब टोटल कितने स्फीयर हैं हमारे पास प्रेजेंट, तो वो निकालने हमने। तो टोटल पार्टिकल्स कितने आएंगे भाई? 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर पे, और कॉर्नर कितने हैं? 8, तो टोटल कितना आ गया? 1, यानी कि टोटल मिला के एक ही स्फीयर के इक्वल है। तो टोटल इन स्फीयर का वॉल्यूम कितना आ गया वो क्या लिख लेंगे हम? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया? टोटल
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 πr³ और टोटल कितने हैं, 1 ही है ना इसके अंदर, तो है ना, तो आपका 4/3 πr³ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना निकाला था हमने, 8r³। ठीक है, अब हमें निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी 4/3 πr³ कितना स्फीयर ने ऑक्यूपाई किया स्पेस, टोटल स्पेस में से, यानी कि 8r³ इनटू में 100, तो 4/3, यहाँ पे ये नीचे 8r³ πr³, ये इससे कट गया 4, तो π/6 आ गया। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे, इनटू में 100 है ना, इनटू में 100, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये 52.9 समथिंग आएगा, तो हम लगभग क्या है 53 लिख सकते हैं। तो 53% जो है आपका आ गया पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन किसका, सिंपल यूनिट सेल का, सिंपल यूनिट सेल का हमने निकाला है। तो सिंपल यूनिट सेल का पैकिंग जो फ्रैक्शन है या पैकिंग एफिशिएंसी है आपकी कितनी है, 53% हो गई। क्लियर। पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे हम एफसीसी की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। अब इसमें क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते हैं, साथ में फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से, है ना। तो अब हमने क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है पहले तो इस क्यूब का। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक निकालेंगे, एक्सियल जो लेंथ है उसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी है, क्योंकि ये स्फीयर जो है आपको देखो, इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, जैसे हम क्यूब में पार्टिकल अटैच्ड होते हैं, तो अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, ये सेंटर वाला, फेस के सेंटर वाला, और ये कॉर्नर वाले। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाई देगी ये। अब हमने इसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने सिंपल यूनिट सेल में किया था, वैसे ही हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैं एक एंगल बना लेती हूँ। अब इसको हमने मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ये ट्राइंगल देखो, ए बी सी ट्राइंगल, इसके अंदर हमें ये ए बी और सी की वैल्यू पता है क्या, नहीं ना, ये हमें निकालनी है। देखो, हमें इसको मान लेते हैं, ये हमारी होगी ए और ये होगी हमारी ए। ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका ये डायगोनल जो, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, बी सी इज इक्वल टू √AB² प्लस AB² और AC², ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है हमारी, एक्सियल लेंथ मानते हैं ना हम उसको, ए, और ए सी ये भी किसके इक्वल होगी, ए, यानी का ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। तो √A² बी सी की। अब देखो, ये √2A बी और सी की वैल्यू आ गई, और इस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो स्फीयर दिख रहा है, स्फीयर की ये रेडियस है आर, और इस स्फीयर की रेडियस ये होगी आर, और ये पूरा स्फीयर है, इसका डायगोनल है, यानी कि ये भी आर और ये भी आर। तो क्या मैं इस पूरी लाइन को 1 2 3 4 आर के इक्वल लिख सकती हूँ ना। तो बी सी इज इक्वल टू √2A² इज इक्वल टू 4r लिख सकती हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालो, a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4/√2r। ठीक है, ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब के बराबर होता है। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4/√2r, तो इसका क्यूब कर देंगे, कितना आ गया 64। अब √2 इंटू √2 इंटू √2 करते हैं तो ये 2 हो गया, तो यहाँ पे 2√2 लिख सकती हूँ, इंटू में r³
इसको कर दो 32, तो 32/√2r³, ये हमारा क्या आ गया, एक इस क्यूब का वॉल्यूम। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो BCC में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, साथ में बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक वही, पहले तो A निकालेंगे हम, एक्सियल लेंथ कितनी है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल जो है ड्रॉ करते हैं। देखो ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, इसको इमेजिन करो कि एक आपका रूम है, उसके बीचों बीच क्या है, एक बॉल लटकी हुई है, ठीक है। अब एक कॉर्नर से इस के सेंटर से होते हुए, ये जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर में, इसके होते हुए दूसरे कॉर्नर पर हमने जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये एक बॉडी डायगोनल बन गया। ये पूरी जो रूम है आपका, उसका क्या है, एक बॉडी डायगोनल है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, अपोजिट कॉर्नर, ऊपर वाले कॉर्नर से देखो नीचे वाला कॉर्नर जो उसके सामने की साइड में नीचे वाला कॉर्नर है, उस पर मिलाया हमने, किससे होते हुआ, सेंटर से होता हुआ, तो ये बन गया आपका बॉडी डायगोनल। क्लियर। अब एक लाइन हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपकी रूफ होगी, जैसे उसका डायगोनल हो गया, तो फेस का डायगोनल हो गया ये, और एक ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखो आपका A B और C एक ट्राइंगल बन गया। एज्यूम कर सकते हो ना आप इसको, AB तो क्या है, आपकी रूफ के ऊपर एक डायगोनल है, और ये जो आपके रूम के बीचों बीच एक डायगोनल है, ये आपकी एक जो दो वॉल मिलती है वहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे, ये आपकी एक एक्सिस। तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी इसकी, तो A है ना, हम जो एक्सियल लेंथ मानते हैं इस क्यूब की, A हो गई। अब आपने AB की वैल्यू आपने निकाली थी, देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपने ये वैल्यू निकाली थी, है ना, क्या थी वो वैल्यू, √2a थी, है ना। क्लियर। तो इसकी वैल्यू AB की ये वैल्यू पता है, तो AC निकाल सकते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं, √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी थी, √2a, यानी इसका स्क्वायर प्लस में BC की वैल्यू क्या है, A का स्क्वायर, इसका होल रूट। अब इसको सोल्व करूं, कैसे करेंगे, इसका √2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, A का A स्क्वायर, यहाँ पे क्या है A स्क्वायर, इसका क्यूब रूट, इनको प्लस कर दो, 3a स्क्वायर का क्यूब रूट A, ठीक है, √3 है, और यहाँ पे A स्क्वायर का जो है बाहर निकाल देंगे तो हम A बन गया। तो आपकी AC की वैल्यू आ गई √3a। अब देखो AC को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये AC है, देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, ये बताएं, तो ये एक बॉडी डायगोनल ऐसे आ गया, ठीक है, ये सेंटर वाला है, इसको ड्रॉ किया मैंने। क्लियर। तो ये R है, यहाँ पे भी R R R, तो ये क्या हो गया, 4R के इक्वल हो गया। तो AC इज इक्वल टू मैं 4R के इक्वल लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू √3a। तो यहाँ से मैं A की वैल्यू निकालूंगी, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4/√3r, ठीक है। तो ये हमारी A की वैल्यू आ गई BCC के लिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेंगे अब हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है भाई, A का क्यूब, है ना, और A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, अभी निकाली हमने 4/√3r, इसका क्यूब, ये कर दो 64 यहाँ पे रूट वही √3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका तो आ गया 3 और ये आ गया रूट, तो 3√3 लिख सकती हूँ मैं इसको, r³, ठीक है। ये तो आ गया आपका वॉल्यूम का क्यूब। अब हमने क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर पे आपका 1/8, और टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, 8, ठीक है, कॉर्नर 8, तो प्लस में बॉडी के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, तो कितना हो गया 1 + 1, यानी कि BCC में कितने पार्टिकल हो गए 2। अब टोटल पार्टिकल तो 2 होगी, एक का वॉल्यूम हमें पता है कितना होगा स्फीयर का, 4/3πr³, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, एक का वॉल्यूम, 4/3πr³, ठीक है। तो कितना आ गया अभी 8/3πr³,
ये आ गया टोटल वॉल्यूम का, वॉल्यूम आ गया आपका स्फीयर का, और ये आ गया हमारा क्यूब का वॉल्यूम। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गई बीसीसी की, एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, स्फीयर का वॉल्यूम कितना आ गया था अभी हमारा 8/3 पाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो है हमारा क्यूब का कितना था 64 आर क्यूब बाय 3√3 ये था, इनटू में 100। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लो भी, 8/3 इसका ऊपर चला जाएगा आपका 3√3 ऊपर चला गया, नीचे है आपका 64 आर क्यूब, ऊपर है पाई आर क्यूब, इनटू में 100, ये इससे कट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, तो आपका आ गया √3/8 पाई इंटू में 100। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दो, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.7328, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 100। ठीक है, इसको पूरा सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 68%। कितना आ गया 68%। तो बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी आ गई आपकी 68%। क्लियर। तो इस तरह से हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली सिंपल यूनिट सेल की, फिर एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, और बीसीसी की। क्लियर। वैसे ये निकालने में क्वेश्चन कम आते हैं, इनको आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है, कितना। अच्छा, कई बार पैकिंग फ्रैक्शंस में पूछ लिया जाता है, तो एफिशिएंसी तो परसेंटेज में निकालते हैं, फ्रैक्शन में अगर हम इसको करेंगे तो परसेंटेज हटा दो, परसेंटेज हटा दो कि इसकी वैल्यू आएगी 0.68, तो इसको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 0.67 भी मिल सकता है, 7 समथिंग, या 0.68, तो ये इसकी क्या होगी पैकिंग फ्रैक्शन, इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में आएगा तो आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा, पॉइंट में आ जाएगा आपका इस तरह से, तो यानी कि वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन। रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो जो होता है इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है ना, और टू द रेडियस ऑफ एनायन, एनायन क्या होती है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, यानी कैटायन की रेडियस कितनी है और एनायन की रेडियस कितनी है, उनका रेशियो होता है रेडियस रेशियो। क्लियर। तो इसको डिफाइन कैसे कर देंगे, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, बस सिंपल इनको वर्ड में लिखना है, तो ये रेडियस रेशियो रूल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म यूज होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोई एक स्पीसीज है मान लो, उसके सराउंडेड में नेबरिंग, उसके नेबर कितने हैं, दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इस जो स्पीसीज है पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। तो ऐसे ही कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, इनको कौन सराउंड करेंगे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, है ना। इस तरह से अगर नेगेटिव होगा तो उसको क्या सराउंड करेंगे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से एक कोई भी स्पीसीज है उसके अराउंड में कितने पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट है वो क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होता है तो हम उसकी क्या है स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे रेडियस रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर। कैसे निकालेंगे, कैटायन की रेडियस डिवाइडेड बाय एनायन की रेडियस। ठीक है, फिर हमने क्या करनी है टेबल बना रहे हैं। ठीक है, ये टेबल है जैसे, तो यहाँ अगर हम रेडियस रेशियो निकालते हैं उसकी वैल्यू 0.155 टू 0.225 इन इनके बीच में आ जाए, इस रेंज के बीच में, या 0.155 और 0.225 इनमें से कोई वैल्यू आए, तो हम क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 3, ये हमें लर्न करना है। ये इतनी वैल्यूज के बीच में अगर आपका रेडियस रेशियो निकल रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। ठीक है, अगर 0.225 से लेके 0.414
के बीच में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, यही वैल्यू है। अब 0.414 के से लेकर 0.732 के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो निकलता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आपका 6। अगर 0.732 से लेकर 1 के बीच में रेडियस रेशियो आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8। तो आपने इतना याद रखना। इसके अकॉर्डिंग अब 3 है तो 3 है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर ट्राईएंगुलर, 3 अटैच है भाई, तो प्लेनर आपका ट्राईएंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर कैसे होता है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेनर ट्राईएंगुलर एक ही प्लेन में होंगे। देन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, 4 चीजें अटैच है टेट्राहेड्रल इस तरह से। यहाँ पे एक आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये हो गया टेट्राहेड्रल। क्लियर। नाउ अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो उसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, और 8 होता है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल आपको पता है 6 अटैच होते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक के साथ, तो ये ऑक्टाहेड्रल। बॉडी सेंटर्ड तो आपको पता ही है, अभी हमने क्यूबिक बनाई है, बॉडी के सेंटर में होता है और उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर आप रेडियस रेशियो निकाल लेंगे उस फॉर्मूले से, फिर आप देख लेंगे किस रेंज में आता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। कैटाइन का रेशियो दे दिया, कैटाइन की वैल्यूज दे दी, एनाइन की वैल्यू दे दी, फिर आप रेशियो निकालोगे और उससे निकालोगे। या शेप पूछ ले सकते हैं भाई क्या है इसकी शेप, तो आप देख लेंगे किस रेंज में आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर शेप बता सकते हैं। अब इसके हम न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 आयंस हैं, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, उनकी रेडियाई 88 और 200 पाइकोमीटर दे रखी है और पूछ रखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। तो पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस रेशियो निकालेंगे उसका। रेडियस रेशियो कैसे, पहले फॉर्मूला हमेशा लिखना है न्यूमेरिकल करे तो, रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन। आगे पूरा नहीं होगा तो भी आपको इसका हाफ मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाए तो आपका हाफ मार्क्स भी गया ना। तो रेडियस ऑफ कैटायन कितनी है 88, रेडियस ऑफ एनायन कितनी है 200 पाइकोमीटर। इसको सोल्व करोगे आपकी वैल्यू आएगी 0.44। ठीक है, अब ये रेंज किस में है तो वो आपको टेबल से मैच करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे टेबल नहीं गिवन होगी, आपको लर्न करनी है। तो ये देखो रेंज कितनी है, एक हमारी थी 0.414 से लेके 0.732 की रेंज थी। अब ये वैल्यू इसी के बीच में आएगी ना इसके बाद, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 6। तो यहाँ पे इसका मतलब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। और इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि ए पॉजिटिव है उसको बी नेगेटिव कितने 6 बी नेगेटिव ने उसको घेर रखा है, और बी नेगेटिव जो है उसको ए पॉजिटिव कितने हैं 6 उन्होंने उसको घेर रखा है, इसका ये मतलब होता है। क्लियर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो आपको शेप पता है क्या होती है उसका स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो अगर स्ट्रक्चर भी पूछा जाता तो हम ऑक्टाहेड्रल लिख देते। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इफ रेडियस ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव और क्लोराइड आयंस आर रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इन क्रिस्टल मैग्नीशियम सल्फाइड, MgO और सीजियम क्लोराइड। अब हमने क्या करना है, रेडियस कैटायन की भी दे रखी है एनायन की, इन क्रिस्टल्स में निकालना है हमने रेडियस रेशो। तो MgS लेते हैं, जैसे MgS कैटायन क्या हो गया अभी इसमें Mg2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव क्या है एनायन। ऐसे ही होता है, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला होता है उसमें जो आगे स्पीसीज होती है वो कैटायन होती है, पीछे वाली एनायन होती है। ठीक है, तो ये हो गया Mg2 पॉजिटिव, ये हो गया S2 नेगेटिव। अब रेडियस रेशियो क्या कहता है, रेडियस रेशियो रूल, रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन लिख लो भाई, बार बार में फॉर्मूले लिखते रहो, यूज करते रहोगे इस तरह तो आपको याद भी हो जाएगा और आप के मार्क्स भी अच्छे आएंगे जब आप इनको लिखोगे। रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन, आलस मत करो।
लिखने का, ठीक है, लिखते रहो। लिखने से क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। तो रेडियस ऑफ कैटायन कितनी है भाई, रेडियस कैटायन कौन है, Mg2 पॉजिटिव, इसकी रेडियस है 0.65। एनाइन कौन है भाई, सल्फर, S2 नेगेटिव, इसकी कितनी है भाई 1.84, 1.84, ठीक है। निकाल लो भाई इसका रेशो, कितना आ गया, आ गया भाई इसका 0.3532, ठीक है। अब ये रेंज आप देखोगे टेबल में तो उसके अकॉर्डिंग किस में आएगी, 0.3532 आती है रेंज। 0.225 से लेके एक थी हमारी 0.414, है ना, इस रेंज में आ रही है क्या, हाँ ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 4, शेप क्या थी टेट्राहेड्रल। तो यहाँ हमने क्या निकालना था, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का निकाल लो, फिर सीजियम क्लोराइड का निकालो। मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम निकालेंगे तो एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दो आयन हो गए, कैटायन एनायन। तो इसमें क्या करें, मैग्नीशियम का तो कितना था 0.65 और ऑक्सीजन का कितना है 1.40। तो इसको सोल्व कर लो, निकाल लो। ऐसे ही आप सीजियम क्लोराइड का निकाल लेना भी, तीनों आपने निकालने हैं खुद ने। अब मैं इसका आंसर ही बता देती हूँ आपको, इसका 6 आएगा और इसका 8 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, अपना निकालना और मैच करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।